बाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली, नदीम मलिक ने वीडियो चला दी। इमरान खान की बात सच साबित हो गई, दोनों पार्टियों की असलियत सामने आ गई। मलिक ने साफी होने का हक अदा कर दिया, जिसके बाद नए तूफान की आमद। करप्शन के केस सामने, जिसके बाद इख्तियार वली लाजवाब फिर हाथापाई पर उतर आए। इसके बाद नदीम मलिक ने ऐसी बोलती बंद की, शो छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, पहले ये दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। या वाकई कोई सही जलाल आ गया कि छोड़ेंगे नहीं नूली को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक भाई। पता तो चल जाएगा आपको, ये 2 डिवीज़न रहते हैं, 2 मरहले। इसके अख्तिताम तक इंतज़ार करें तो पता चल जाएगा कि ये जो फायर हुआ है तो ये सिर्फ बारूद वाला था कि इसमें आगे गोली भी लगी हुई थी या रबड़ की गोली थी, पता चल जाएगा। लेकिन जो बिलावल साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने अपने इंट्रो में भी कहा, इनको मैं तो कभी भी पटरी से नहीं उतरता जब तक कोई दूसरा बंदा पटरी से ना उतरे। बिलावल साहब भूल गए कि इनके नाना को, जिनको हम जमहूरियत के चैंपियन मानते हैं और कहते हैं, और ये खुद भी कहते हैं, भुट्टो साहब, उनको कौन लाया था पॉलिटिक्स में? ये अगर ना होते तो फिर वो ना लाते तो ये इनकी हुकूमत बनती। किसने बनाया था वजीर खारजा? पाकिस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो फौज के कांधों पर बैठकर जिसने इक़्तिदार तक वो नहीं पहुंची। तो इस किस्से को ना ही छेड़े तो बेहतर है। हम तो बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। मेरे ख्याल में इनको याद दिलाना होगा कि अपनी हिस्ट्री याद रखें। रावला कोट की बात करें, मीरपुर की बात करें, तो आज आप वही कुछ कह रहे हैं। कल आपका जो वर्कर कन्वेंशन था तो सामने ऐसा लग रहा था, तस्वीर जो थी तो वो बिलावल की नजर आ रही थी, लेकिन पीछे जो आवाज आ रही थी वो जैक की आ रही थी। पीछे तो एक झंडा मैंने देखा जो पीपल्स पार्टी का लगा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एजेंडा शायद जैक का था। महाजरीन की 12-13 नशिस्तें जो जैक से हजम नहीं हो रही थी, वरना हमने तो उनको इंगेज करके बिठा के उनकी 38 नकाती एजेंडे को और मुतालबात को हमने तस्लीम कर लिया। एक चीज जो बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलती थी और ये लोग कहते थे कि नहीं, महाजरीन की नशिस्तों पर ये खामोश हो जाते थे, आज ये वही कुछ बोल रहे हैं जो जैक बोल रही है, कश्मीर एक्शन कमेटी मींस। तो अब ये सिलसिला मैं तो इसको इसी तरह देख रहा हूं कि बिलावल साहब की वहां पर हुकूमत थी, इनके जो वजीर आजम है फैसल मुमताज राठौर, इन्होंने वहां के जो जॉइंट एक्शन कमेटी का धरना था, जो इंतशार था, उसको फैसिलिटेट भी किया होगा, उसको फंड्स भी दिए होंगे और उसमें इनकी मन मर्जी भी शामिल थी। जहां पर इलेक्शन की बात है तो यार थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें। यही इलेक्शन कमीशन जब जीबी में इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो और आप जीतते हैं तो ठीक है, और यही इलेक्शन कमीशन कश्मीर में इलेक्शन कराए तो आपको उस पर, आप जब हार जाते हैं तो आपको एतराज है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। और साथ में ये भी ऐड कर दूं कि आपके उम्मीदवारों के घर से हमने पोलिंग का अमला और पोलिंग का मटेरियल इलेक्शन की रात पे रिकवर किया। एक जुमला और सुन लीजिए। अगर आप समझते हैं कि चंद बसें, मैं नहीं समझता, भुट्टो साहब की बड़ी कुर्बानी है, भुट्टो खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं, मैं इन बातों पे नहीं आना चाहता था, लेकिन यहां पर बैठकर हम भी कोई फिर छोले बेचने नहीं आते, हमारी भी जमात है और हम भी अपनी क़ियादत का दिफा करना जानते हैं। ये इतनी बड़ी पार्टी जो कहते हैं कि हमने अपने सर भी कटवा दिए, फांसी भी झूल गए, ये इतनी बड़ी जमात ये 10 बसों में बह गई, सारी की सारी उसमें आ गई और चली गई। गिलानी साहब, आपसे इसका जवाब चाहूंगा, बिलावल की तंकीद और पीएमएलएन का जवाब, आप क्या कहते हैं? ये लोग लगा के गए। इख्तियार साहब, पहले तो आप सीवी का जवाब दे दें। आपने 2-3 दफा, उन्होंने, मूसा साहब ने कहा कि आप सीवी पेश कर रहे हैं अपना। देखिए, ये अली भाई जो हैं तो बोलते बोलते, आई विश हिम गुड लक। अभी मुझसे छोटे हैं, नौजवान हैं, उन्हें आगे जाना है। तारीख भी पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में पूरी पढ़ लिया करें। आईजीआई का जिक्र करते हुए आप पीडीएफ का जिक्र भूल गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट किसने बनाया था? एमएमए किसने बनाया था? अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था तो फिर आईजीआई भी उन्होंने ही बनाई होगी, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक था तो फिर आईजीआई भी ऑर्गेनिक है। अब मुझे ये बताइए, मेरे साथ उमर रियाजी साहब बैठे हुए हैं, आज बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। 2018 में इनकी पार्टी कैसे आई थी? कौन नहीं जानता कि जनरल फैज हमीद कौन था? ये अदलिया का उस वक्त क्या किरदार था? हमने नहीं सुना वो क्लिप के आप ये बाप बेटी दोनों जो है मरियम और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप भूल गए हैं? हमें तो याद है।
और उस वक्त आपकी पार्टी के लोग भी हमारे साथ बैठकर ये बातें करते थे कि हम पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के लोग भी कह रहे थे कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ कमिटमेंट कर ले, हम नून लीग का टिकट दे दें। हमने तो अपने स्टेक सारे तंदूर में फेंक दिए पाकिस्तान की खातिर, इसलिए कि आज बिलावल साहब उठ के हमें ये ताना देंगे कि फार्म 47 की हुकूमत, ये तो पीटीआई का एक बयानिया था। तो अगर आप इसको एंडोर्स करते हैं तो फिर ताना मत दें, ताना मत दें। ये ताना देना मोहल्ले की मासियों की तरह बिलावल साहब के साथ नहीं जचता। फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, प्रेसिडेंट हाउस से इस्तीफा दे, डिप्टी स्पीकर दे, चेयरमैन सेनेट दे, बलूचिस्तान का सीएम दे, आपके साथ आपके गवर्नर बैठे हुए हैं वो दे, और जो केपी में गवर्नर बैठे हैं वो इस्तीफा दें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े पैसे हमने दिए हुए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, कि वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए थे, और वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वो पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं कश्मीर में, अरबों रुपए वो गरीबों का पैसा उधर लगाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी का विजन ये है? हम तो इन बातों पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब अगर आना ही पड़ा तो फिर आएंगे, और फिर सारी वो बातें जो पर्दे के पीछे हैं, जिसका कौम को नहीं पता, वो फिर बताएंगे। आज बताई दें वो बातें, बताई दें। ये हमारे जहाज की बात करते हैं, हमारा जहाज तो उधर खड़ा है, वो पैसे बताएं जो आपने BISP से निकाल के वो कहां लगाए हैं, कहां गए? इलेक्शनों पे लगाते हैं, अपने उम्मीदवारों को देते हैं। चौधरी यासीन साहब, यार वली साहब, कोई एक रास्ता भी होना चाहिए निज़ाम की इस्लाह करने का। जब सारे कहते हैं कि 18 भी ठीक नहीं था, 24 भी ठीक नहीं था, 85, 90 सारे इलेक्शनों का तज़किरा हो गया, तो दुरुस्त करने के लिए तो कुछ रास्ता होगा। सबसे पहले तो उमैर नियाज़ी साहब इधर बैठे हैं, ये ले लें नजर अपने लीडर की जरा गारंटी ले लें कि वो कितनी देर के लिए सिविल सुपरमेसी का नारा लगा रहे हैं, वो कितनी देर के लिए डेमोक्रेट बनेंगे। फौज के एक संतरी की सीटी बजाने की देर है, सारी की सारी पीटीआई यहाँ से वहाँ चली जाएगी, फिर प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे। इक़्तिदार परस्ती जो है ना, वो कुछ और चीज़ है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती तो मैं इस बात में, मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान खान कभी ज़िंदगी में भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। अब आते हैं इस बात पे, देखें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं वो करता हूँ, कदर करता हूँ। जो डेमोक्रेट्स हैं मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट अनकंडीशनली करता हूँ। मैंने पहले कह दिया कि पवित्र कोई नहीं है, तो अब ज़्यादा पवित्रता जो है उसकी जो है तो ज़रा इश्तिहारबाजी बंद ही कर दें और ओरिजिनल बात पे आते हैं, मामलात को तय करें। हमारी जमात में तो ये भी रिवायत है कि साद रफ़ीक ने थोड़ा सा जवाब दिया तो वज़ीर आज़म ने उनको बुला के उनको कहा कि ऐसे बात नहीं करते। हमने कल फिर मुंह मत्थे लगना है। हम फिर आपको कहते हैं कि बिलावल साहब को भी बताएं कि जो आप कह रहे हैं, आप भी अपने कद से, अपने काट से और अपने लेवल से मुतजावज़ हो गए हैं। ये बातें आपके करने की नहीं है, आपको सूट नहीं करती हैं। आपने लहसन खाया हुआ है, इसीलिए मुंह से आपके लहसन की बू आ रही है। तो दूसरों को मत कहें कि आपने लहसन खाया हुआ, आपके मुंह से बू आ रही है। प्याज नहीं खाओगे तो प्याज की बू नहीं आएगी आपके मुंह से। तो बिलावल साहब से दरख्वास्त ये है, मैं बड़ा ऑनेस्टली और बड़ा हम्बली में कहता हूँ कि लेट्स डिस्कस द थिंग्स आफ्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम हर जगह पर एक मिसाल बनाकर पेश करते हैं, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना के रखते हैं। सर हो गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ एनआरओ का भी तज़किरा करें, वो भी साथ ही जुड़ा। सर मैं आता हूं उस पर, मुझे थोड़ा सा बोलने दें। आ जाए इन चीजों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपने इख्तियार वली की गुफ्तगू सुनी। इख्तियार वली ने किस तरह पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। वली का कहना था हमारा सबर खत्म हो गया, अब ये लोग एक बात करेंगे और हम 100 करेंगे। ये भी कहना था बिलावल भुट्टो अभी बच्चा है, वो जज्बात में गुफ्तगू करता है, उसको मरियम बीबी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था। और वली का ये भी कहना था जो आइन और कानून के चैंपियन बने होते हैं, बोलते हैं हम बिल्कुल पाक साफ है, ऐसी कोई भी पाकिस्तान में जमात नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ना आई हो। तो चाहे कोई भी जमात हो, वोट की इज्जत होनी चाहिए, जिसको अवाम वोट दे हुकूमत भी उसी की बननी चाहिए। आपको पता है नून लीग का नारा था हम लोग वोट को इज्जत देंगे, हालांकि 8 फरवरी को आपने देख लिया किस तरह इन लोगों ने वोट को इज्जत दी थी। बंदे के बुक्स में अपनी हुकूमत बनाने के लिए ये लोग भूल गए थे हम लोग करप्ट के साथ हाथ मिला रहे, वो भी इनके बकौल। तो मिसाल के तौर पर आपने शहबाज शरीफ साहब की वो बात सुनी होगी जिसपे शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। तो हम नहीं चाहते किसी को सड़कों पर घसीटा जाए, पर जबान की भी अहमियत होती है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने सुना होगा कैसे ये एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इतने इल्जामात लगा रहे हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। इल्जामात सारे बस इलेक्शन की हद तक है, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर ये सब आपको एक साथ नजर आएंगे। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में लाजमी करना है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।